दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां डर के साए आपके हर कदम का पीछा करते हैं। मेरा नाम है टीजे और आज की इस कहानी में मैं आपको ले चलने वाला हूं एक ऐसे जंगल के रास्ते पर जहां की रातें खामोश लेकिन खौफनाक होती हैं। तो अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो कहानियों को आखिर तक जरूर सुनिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम मुकेश है। मैं पिछले 32 सालों से ट्रक ड्राइविंग का काम करता हूं और इसी काम में मुझे मजा भी आता है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूं नहीं कि किसी दफ्तर में बैठकर फाइलों में कलम घिस पर ड्राइविंग का काम। मुझे दफ्तर के काम से तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि नई नई जगहों में जो जाने को मिलता है, लेकिन कभी कभी कुछ जगहों के कुछ राज होते हैं जिनके बारे में बाद में पता चलता है, लेकिन तब तक देर हो जाती है। वह एक भयानक सच होता है, एक ऐसा एहसास जहां मौत आपको टक से छूकर निकल जाती है। ऐसा ही एक वाकया है जब मैं महाराष्ट्र के एक जंगल वाले इलाके से अपना ट्रक लेकर जा रहा था। मेरा ट्रक एकदम खाली था। दरअसल मैं पिछले 8 हफ्तों से महाराष्ट्र के एक पुराने से गांव के बीच बन रही सड़क के निर्माण कार्य में लगा हुआ था। उसी जगह में मैं एक बूढ़ी अम्मा के ढाबे में खाना खाया करता था। बहुत भली औरत थी। वह मुझे बेटे की तरह प्यार से खाना खिलाया करते थे। मेरे अलावा कई और ट्रक ड्राइवर और सड़क निर्माण में लगे मजदूर भी उसके ढाबे में खाना खाया करते थे। पर 8 हफ्तों में मेरा उस बुढ़िया के साथ एक गहरा रिश्ता कायम हो गया था। लेकिन आखिरी के दिनों में मुझे वह बूढ़ी अम्मा थोड़ी अजीब लगने लगे। हर रात खाना खाने के बाद वह मुझे एक लड्डू दिया करती थी। करीब 7 दिनों तक वो हर रात खाने के बाद मुझे एक लड्डू देकर कहती कि खा ले बेटा, तेरे लिए खास बनाया है। मैं प्यार समझकर खा तो लेता, मगर मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। जब तक मैं लड्डू खाकर खत्म नहीं कर लेता था, वो बूढ़ी अम्मा मेरे पास ही बैठी रहती थी। आज जब मैं वापस अपने घर के लिए निकल रहा था, तब उस बूढ़ी अम्मा ने मुझसे कहा, देख बेटा, जब भी तुझे मेरी जरूरत हो तो सीधा मेरे पास आ जाना। मुझे अम्मा की वह बात समझ नहीं आई, पर सोचा शायद विदा होते वक्त शिष्टाचार के चलते वह ऐसा कह रही होगी। उस बूढ़ी अम्मा से विदा लेकर मैं अपने ट्रक में बैठा और वापस अपने घर के लिए चल पड़ा। मेरा घर उस जगह से कम 400 किलोमीटर दूर था। मेरा ट्रक जंगल के बीच सड़क में चला जा रहा था। चारों तरफ अंधेरा था। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। उस सड़क में ज्यादा गाड़ियां नहीं चलती थी, क्योंकि वह सड़क अभी मेन हाईवे से नहीं मिला था। जब सड़क पूरी तरह से बनकर यातायात के लिए तैयार हो जाएगा, तब उस सड़क में गाड़ियां चलेंगी। उस वक्त तो बस सड़क निर्माण कार्य में लगे ट्रक्स ही उस सड़क में चला करते थे। लेकिन रात के उस वक्त तक बाकी सभी ट्रक ड्राइवर वहां से जा चुके थे। मैं उस सड़क में एकदम अकेला था, मगर सच कहूं तो मुझे अकेलापन बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ट्रक के अंदर मेरे साथ कोई और भी है। जब मैं सामने सड़क में देखकर ट्रक चलाता तो मुझे ऐसा लगता जैसे मेरे बगल वाली सीट में कोई बैठा है। जब मैं गर्दन घुमाकर बगल में देखता तो ऐसा लगता जैसे सामने विंड स्क्रीन पर कोई लटका हुआ है। मुझे लगने लगा कि थकान की वजह से मेरा दिमाग भ्रमित हो रहा है। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं सड़क के किनारे ट्रक खड़ा करके कुछ देर आराम कर लूं। मैंने एक सुनसान जगह में ट्रक को सड़क के किनारे लगाया और ड्राइविंग सीट के पीछे लंबी वाली सीट में जाकर मैं लेट गया। अभी मुझे लेटे हुए और आंखें मूंदे हुए कुछ ही देर हुई थी कि मेरे कानों में मुझे बर्तन धोने की आवाजें सुनाई देने लगी, मानो जैसे कोई बैठकर ढेर सारे बर्तन धो रहा हो। मैं चौंक कर उठा और मैंने ट्रक की खिड़की से बाहर झांक कर देखा कि आसपास कोई घर या होटल तो नहीं, मगर मुझे उस अंधेरे में उस जंगल में कुछ दिखाई नहीं दिया। और अब वह आवाज भी आनी बंद हो गई। मैंने सोचा शायद मेरे कान बज रहे होंगे, इसलिए मैं वापस सोने लगा। मगर अब मुझे नींद नहीं आ रही थी, बल्कि अब मुझे बाहर से रोटियां बनाने की आवाजें आने लगी और लोगों के बातें करने की आवाजें भी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने किसी ढाबे के बाहर अपना ट्रक पार किया हो, जबकि मुझे लगा था कि मैं किसी एकांत जगह में हूं। खैर, मुझे सिर्फ आराम करना था। मैं उन आवाजों को इग्नोर करके फिर से सोने की कोशिश करने लगा और कुछ देर में मेरी आंख भी लग गई। लेकिन आधी रात में एक चीख को सुनकर मेरी नींद टूटी और मैं झट से उठकर बैठ गया। मैंने देखा मेरे ट्रक के सामने एक औरत खड़ी थी जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। आसमान में चांद पूरा खिला हुआ था, इसलिए मैं उसे देख पा रहा था। वह औरत
मेरे ट्रक की तरफ पीठ करके खड़ी थी। वह मेरे ट्रक से बस 5-6 कदम ही दूर थी। उसके लंबे बेघने बाल खुले हुए थे और उसकी कमर तक लटके हुए थे। मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैं एक चीख को सुनकर उठा था। वो चीख भी एक औरत की ही चीख थी, और सामने खड़ी औरत बिना हिले डुले इस तरह खड़ी थी कि कोई भी देखकर डर जाए। मैं भूत प्रेत चुड़ैल जैसी चीजों पर यकीन तो नहीं करता था, मगर उस सुनसान अंधेरे जंगल में उस औरत को उस हाल में देखकर मेरी आंखें डर से फटी पड़ी थी। डर से मेरा बुरा हाल था। मैंने सोचा ट्रक स्टार्ट करके वहां से निकल जाता हूं, इसलिए मैंने ट्रक में चाबी लगाकर हेडलाइट्स ऑन की। और जैसे ही मैंने हेडलाइट्स ऑन की तो जो मैंने देखा वह देखकर मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। हेडलाइट्स के जलते ही सामने खड़ी औरत एक झटके में गायब हो गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। जिस जगह पर वह औरत खड़ी थी, लाइट ऑन होते ही उस जगह में मुझे एक पेड़ की टूटी हुई टहनी दिखी। वह टहनी पेड़ में लटकी हुई थी। बड़ी अजीब बात थी, अंधेरे में वह टहनी एकदम किसी औरत के जैसी दिखाई दे रही थी। यही कंफर्म करने के लिए मैंने लाइट वापस बंद की तो देखा अब उस टहनी की जगह वह औरत खड़ी थी। मुझे यह सब मेरी आंखों का धोखा लग रहा था। मैंने वापस से हेडलाइट्स ऑन की तो वह औरत फिर से पेड़ की टहनी सी दिखाई देने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह आखिर हो क्या रहा है। तब मैंने सोचा कि अंधेरे की वजह से उस पेड़ की टहनी का आकार किसी औरत के समान दिखाई दे रहा है। असल में वह एक पेड़ की टूटी हुई टहनी ही है। मैंने वापस से हेडलाइट्स ऑफ कर दी, मगर जैसे ही मैंने हेडलाइट्स ऑफ की, मैंने सामने देखा वो टहनी एक औरत की तरह तो दिखाई ही दे रही थी, मगर इस बार उसका चेहरा मेरी तरफ था और एकदम साफ पता चल रहा था कि वह टहनी नहीं बल्कि औरत ही है। मैंने झट से लाइट ऑन की तो देखा, हाँ, वह औरत ही थी, एक भयानक चेहरे वाली औरत। इस बार वह लाइट ऑन होने के बाद भी औरत ही दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा एकदम सफेद था। चेहरे की काली नसों ने उसके चेहरे पर आड़ी टेढ़ी लकीरों के समान निशान बना डाले थे। उसकी आंखों की पुतली गायब थी। वह अजीब ढंग से मुस्कुराती हुई मेरी ही तरफ देख रही थी। उसका शरीर जेवरातों से लदा हुआ था, जैसे किसी दुल्हन का होता है, बिल्कुल वैसे ही। खैर, मुझे अब वहां से किसी तरह भाग निकलना था, सो मैंने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ा लिया। वह भयानक औरत मेरे ट्रक के पीछे दौड़ने लगी। मैंने ट्रक की रफ्तार तेज की तो वह औरत भी तेजी से भागने लगी। मैं जितना उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा था, वह उतना ही मेरे ट्रक के करीब आती जाती। मेरे लिए उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल होता जा रहा था। एकाएक मुझे याद आया उस औरत के कपड़े और आभूषण। मैंने ऐसी ही एक तस्वीर देखी थी जो एक दुल्हन की थी। वह तस्वीर में जो दुल्हन थी, उसने ठीक ऐसे ही कपड़े और भूषण पहने हुए थे जैसे मेरे ट्रक के पीछे भागती हुई उस भयानक औरत ने पहने हुए थे। मुझे याद आया कि वो तस्वीर मैंने उसी अम्मा के ढाबे में लगी हुई देखी थी जिसमें फूलों का हार भी चढ़ा हुआ था। मैंने सोचा, हो ना हो, ये वही तस्वीर वाली औरत है। मैंने ट्रक के पीछे देखा। वो औरत किसी चुड़ैल की तरह मेरे ट्रक के पीछे पीछे हवा में उड़ने लगी थी। मैं नहीं चाहता था कि वह चुड़ैल मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक पहुंच जाए, इसलिए मैंने अपना ट्रक वापस मोड़ा और पूरी रफ्तार से उसे वापस उस बूढ़ी अम्मा के ढाबे की तरफ ले जाने लगा जहां इस चुड़ैल की तस्वीर टंगी हुई थी, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि उसी ढाबे वाली बुढ़िया ने कुछ तो जादू टोना करके इस चुड़ैल को मेरे पीछे लगा दिया है। मुझे वह लड्डू भी अच्छी तरह से याद थे जो उसने 7 दिनों तक मुझे खिलाए थे। उन्हीं लड्डुओं में उसने कुछ तो मंत्र फूंक कर मुझे खिलाया था। करीब 1 घंटे तक लगातार ट्रक दौड़ा रहने के बाद मैं उस बूढ़ी अम्मा के ढाबे पर पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने देखा ढाबा बंद हो चुका था। वैसे भी रात का 2 बज रहा था। मैंने ढाबे के बाहर ट्रक रोका और दोनों साइड के बैक व्यू मिरर में पीछे देखा। वह चुड़ैल जो अभी तक मेरे ट्रक के पीछे पीछे मंडरा रही थी, वह अब वहां नहीं थी। मैं ट्रक से नीचे उतरकर ढाबे के दरवाजे पर पहुंचा। मैंने जोर जोर से दरवाजे को बजाना शुरू किया। मैं तब तक दरवाजे पर दस्तक देता रहा जब तक दरवाजा खुल नहीं गया, मगर अजीब बात थी, दरवाजा खुल गया, मगर दरवाजा खोलने वाला मुझे नजर नहीं आया। मुझे लगा शायद दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। दस्तक देने की वजह से दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं दरवाजे से अंदर घुसा तो मैंने जमीन पर चटाई बिछाकर लेटी हुई उस बूढ़ी अम्मा को देखा। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और उन्हें हिलाया।
मेरे ऐसा करते ही वह अम्मा जाग गई। मुझे देखकर वह बोली, कौन कौन हो बेटा, तुम अंदर कैसे घुस आए? मैंने कहा, अम्मा मैं हूं मुकेश। तो वह मुझसे बोली, अरे बेटा तू गया नहीं, तू तो कह रहा था कि तू आज वापस जाने वाला है। बस तभी उस ढाबे की छत पर कोई चीज बड़ी जोर से आकर गिरी। उस चीज के गिरते ही पूरा ढाबा कांप उठा। उस आवाज को सुनकर मैं और वह बूढ़ी अम्मा घबरा गई, मगर वह समझ गई थी कि वह आवाज किसकी है। और अगले ही पल मैं भी समझ गया था कि वह कौन थी, क्योंकि उस ढाबे की छत के ऊपर से अब किसी के चलने की आवाजें आने लगी थी। साथ ही पायल की छमछम भी हमें सुनाई दे रही थी। मैंने उस बूढ़ी अम्मा से कहा, अम्मा क्या किया तुमने? अम्मा बोली, क्या हुआ बेटा, क्या किया मैंने? मैंने कहा, अम्मा ये तुमने मेरे पीछे किसको लगा दिया है? कौन है ये और तुम्हारी क्या लगती है? फिर मैंने दीवार में टंगी उस तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अम्मा सच बताओ, इस तस्वीर में जो औरत यही है ना? छत के ऊपर तुमने जादू टोने से इसे मेरे पीछे लगाया है ना अम्मा? तुमने मुझको वो लड्डू खिलाए थे, जरूर उन लड्डुओं में तुमने कुछ तो मिलाया था। वह बूढ़ी अम्मा बोली, नहीं बेटा तू गलत समझ रहा है, मैंने इसे तेरे पीछे नहीं लगाया, बल्कि मैंने तो इसे तुझसे दूर रखने के लिए तुझे वह लड्डू खिलाए थे। पर ऐसा लग रहा है जैसे तूने लड्डू खाए नहीं थे। वह 7 लड्डू हमारे कुल देवता का प्रसाद थे, जिन्हें खाकर तुम्हारा शरीर बुरी आत्माओं से बचा रहता, मगर तुमने शायद लड्डू खाने में कोई चूक कर दी। बेटा मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि वह लड्डू मैं तुम्हें क्यों खिला रही हूं, पर शायद तुम तब भी मुझ पर यकीन नहीं करते बेटा। मैंने कहा, हां अम्मा मैंने सिर्फ ही लड्डू खाए थे। 7वां लड्डू मैंने आपसे नजर बचाकर थूक दिया था। तभी ढाबे के दरवाजे पर धम्म की आवाज हुई और हम दोनों ने दरवाजे पर देखा। दरवाजे पर वही चुड़ैल खड़ी थी। उसकी लाल साड़ी में से धुआं निकल रहा था। उस भयानक औरत को दरवाजे पर देखकर वह बूढ़ी अम्मा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, मानो जैसे वो मुझे उससे प्रोटेक्ट कर रही हो। उसने उस चुड़ैल से कहा, तू चली क्यों नहीं जाती यहां से? कब तक मैं सबको तुझसे बचाती रहूंगी? मेरे अंदर अब और ताकत नहीं है, चली जा। यहां से कब तक भटकती रहेगी? चली जा। उस बुढ़िया की वह बात सुनकर वह चुड़ैल बोली, नहीं नहीं नहीं, सबको मार डालूंगी, तुझसे जुड़े हुए हर आदमी को मार डालूंगी, जो मुझे पसंद आएगा उसे मार, हंसी डालूंगी। इतना कहकर वह चुड़ैल तेजी से उस बूढ़ी अम्मा की तरफ बढ़ी और जोर से उसे धक्का देकर एक तरफ फेंक दिया। वह बूढ़ी अम्मा उछलकर बर्तनों के ऊपर गिरी। उसके बाद वह चुड़ैल मेरे ऊपर झपटी और अपने एक हाथ से मेरी गर्दन पकड़कर उसने मुझे हवा में उठा दिया। उसके हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरी सांसें अटकने लगी। मैं छटपटा लगा और मुंह खोलकर सांस लेने की कोशिश करने लगा। तभी उस बूढ़ी अम्मा ने मेरे मुंह में एक लड्डू डाल दिया। उसके ऐसा करते ही उस चुड़ैल ने मुझे नीचे पटक दिया और उस बूढ़ी अम्मा पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। मैं हाफ होता हुआ सांस लेने की कोशिश करने लगा और इसी बीच मैंने वह लड्डू खा लिया। उस चुड़ैल ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और एक झटके में किसी काले धुएं के समान वह उड़ती हुई उस ढाबे के दरवाजे से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद मुझे उस बूढ़ी अम्मा से उस चुड़ैल के बारे में पता चला। वह चुड़ैल जब जिंदा थी वह उस बूढ़ी अम्मा की बेटी थी। उसका नाम संगीता था। उसका उसके गांव के ही एक लड़के के साथ चक्कर था जिसका नाम पंकज था। पंकज एक छोटी जात का लड़का था, इसलिए संगीता की शादी उससे नहीं की जा सकती थी। संगीता के मां बाप ने संगीता की शादी 45 साल के एक बूढ़े आदमी से तय कर दी जो भारतीय रेलवे में टीसी था। मगर संगीता उससे शादी नहीं करना चाहती थी। मगर संगीता की एक ना चली और उसकी मां ने यानी बूढ़ी अम्मा ने उसे जबरदस्ती थर करके मंडप पर बिठा दिया। तब संगीता की एक सहेली ने उसके कान में एक मनहूस खबर दी कि पंकज ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है, वह मर गया है। यह खबर सुनते ही संगीता ने अपना शुद्ध बुद्ध खो दिया और वह बेहोश होकर जलते मंडप के ऊपर गिरकर जलने लगी। पंकज की मौत की खबर सुनकर संगीता की सांसें भी टूट गई थी और वह भी मर गई। मगर उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। वह चुड़ैल बनकर वापस आई और अपनी मां यानी बूढ़ी अम्मा के आसपास ही मंडराने लगी। और जो भी आदमी या लड़का उसकी मां के संपर्क में आता, संगीता उसे मार डालती। इसलिए उस बूढ़ी अम्मा ने भी, 'सभी आदमियों को बचाने के लिए अपने कुल देवता की आराधना करना शुरू कर दिया।
और ढेरों लड्डू बनाए, और जो भी आदमी उस ढाबे में खाना खाने आता उन्हें 7 लड्डू मुफ्त में खिलाए जाते ताकि संगीता उन आदमियों पर हमला ना कर सके। खैर, मैंने 7वां लड्डू ना खाकर बड़ी गलती कर दी थी, मगर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उस रात में बच तो गया, मगर एक डर मेरे जहन में हमेशा के लिए घर कर गया था। मैं अब किसी ढाबे में खाना नहीं खाता, ना ही किसी का दिया हुआ कुछ ग्रहण करता हूं। मैं हमेशा हनुमान जी का लॉकेट अपने गले में टांग कर रखता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि हनुमान जी मुझे हर मुसीबत से बचा कर रखेंगे। उस रात मैं तो बच गया, पर ना जाने संगीता चुड़ैल अब किसके पीछे पड़ी होगी। भगवान संगीता की आत्मा को शांति दे। मेरा नाम सुशील है, सुशील यादव। मैं पिछले 25 सालों से भारत के अलग अलग रूट पर ट्रक चला रहा हूं, और मैंने ऐसी ऐसी भयानक चीजें देखी हैं जिसके बाद एक आम आदमी हफ्तों तक चैन से नहीं सो सकता। पर जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उस घटना को याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने आज तक इस बारे में किसी को नहीं बताया, और दोबारा मैं कभी उस रूट पर भी नहीं गया। यह बात 1994 की है। वो एक नॉर्मल सी रात थी। बाकी रातों की ही तरह लंबी अंधेरी और सुनसान आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। बारिश होने की उम्मीद थी। मैं अपने क्लीनर के साथ आसाम के जंगलों के बीच ट्रक लेकर जा रहा था। मेरे ट्रक के पीछे कुछ फर्नीचर और घर का बाकी सामान रखा हुआ था, जिसे मैंने आसाम के एक हॉस्पिटल में डिलीवर करना था। किसी डॉक्टर का तबादला हुआ था और मेरे ट्रक में उसी डॉक्टर का सामान था। डॉक्टर खुद अगले दिन आने वाला था। मैं रात के 1 बजे तक अपनी मंजिल पर पहुंच गया। वह एक पुराना सा अस्पताल था जिसकी दीवारों से रंग उड़े हुए थे। खिड़की दरवाजों की भी हालत ठीक नहीं थी। अस्पताल के बाहर आंगन में सूखे पत्ते, सूखी लकड़ियां बिखरी पड़ी थी। मेरे क्लीनर ने मुझसे कहा, उस्ताद जी, लगता है हम गलत पते पर आ गए हैं। यह अस्पताल तो कब से बंद पड़ा लगता है। मैंने कहा, हां, देख के तो यही लग रहा है। पता नहीं कैसे हम यहां पहुंच गए। शायद नया वाला अस्पताल इसी रास्ते में आगे होगा। चल आगे चलकर देखते हैं। उसके बाद मैंने ट्रक स्टार्ट करना चाहा, मगर ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की, मगर वह स्टार्ट ही नहीं हुआ। रात का 1 बज चुका था और बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। मैंने मेरे क्लीनर से कहा, जा जरा ऊपर जा, जाकर देख त्रिपाल ठीक से लगा है कि नहीं। कहीं इधर उधर हो गया तो सारा बारिश का पानी अंदर घुसकर फर्नीचर खराब कर देगा। जा जल्दी ऊपर जा और उसे ठीक कर। मेरा क्लीनर ट्रक के ऊपर चढ़ा और त्रिपाल को ठीक करने लगा। तब तक मैं ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। मैं ट्रक से बाहर गया और इंजन का बोनट उठाकर इंजन चेक करने लगा। मेरे हाथ में एक टॉर्च था। बारिश अभी हल्की हल्की ही हो रही थी। काफी देर तक इंजन को देखने के बाद मुझे सब कुछ ठीक ही लगा। फिर मैंने कुछ तारे हिलाकर देखा कि कहीं से कोई तार लूज तो नहीं हो गई, मगर सारी तारें अपनी जगह पर ठीक से जुड़ी हुई थीं। मैंने क्लीनर को आवाज दी, अरे वो त्रिपाल ठीक हो गया है, तो जरा ट्रक के अंदर जाकर ट्रक स्टार्ट करके देख। मेरे ऐसा कहते ही ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने खुश होते हुए अपने क्लीनर से कहा, आए शाबाश। ऐसा कहकर मैं ड्राइविंग सीट वाले दरवाजे पर आया और दरवाजा खोला तो देखा अंदर ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था, जबकि वहां पर मेरे क्लीनर को होना चाहिए था। मैं ट्रक में चढ़ा और मैंने क्लीनर को आवाज दी, राजू, ओ राजू। मगर मेरे क्लीनर ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दरवाजे से बाहर निकलकर ट्रक की छत पर देखा। क्लीनर वहां भी नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वह कहां चला गया होगा। मैं ट्रक का इंजन ऑफ करके ट्रक से नीचे उतरा। मैंने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई। वह जंगल वाला इलाका था, मगर इतना घना जंगल भी नहीं था कि कोई जंगली जानवर का खतरा हो। मुझे लगा कहीं मेरा क्लीनर सोच करने के लिए आसपास तो नहीं चला गया। मैं कुछ देर तक इंतजार करने लगा, मगर काफी देर हो गई। क्लीनर अभी तक नहीं आया। मुझे उसकी चिंता सताने लगी तो मैंने फिर से ट्रक से बाहर निकलकर उसे आवाज लगानी शुरू कर दी, मगर उसका जवाब फिर भी नहीं आया। लेकिन तभी मुझे उस पुराने से अस्पताल की बिल्डिंग के अंदर से एक लोहे के पाइप के गिरने की आवाज आई। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स ऑन थी, जिसकी रोशनी में वह पूरी इमारत जगमगा रही थी। मुझे लगा कि कहीं मेरा क्लीनर किसी मुसीबत में तो नहीं। मैंने सोचा कि मैं उसे आवाज दे रहा था। शायद वह जवाब देने की स्थिति में नहीं था, इसलिए उसने लोहे के पाइप को नीचे गिराया
ताकि मेरा ध्यान उस तक खींचा चला जाए। बस यही सोचकर मैं उस पुरानी इमारत के अंदर घुस गया। उस इमारत में एक लंबा सा कॉरिडोर था जिसके दोनों तरफ कमरे थे। मैं उस कॉरिडोर में चलता हुआ अपने क्लीनर का नाम पुकार रहा था और हर कमरे में झांक झांक कर उसे ढूंढ रहा था। मेरा ट्रक इस तरह खड़ा था कि उसके हेडलाइट की रोशनी उस कॉरिडोर में सीधी पड़ रही थी। इसी वजह से कॉरिडोर के दोनों तरफ के कमरों में ठीक ठाक रोशनी हो रही थी। उस अस्पताल के सभी कमरे खाली थे। उनमें पुराने से टूटे हुए बेड्स पड़े हुए थे, कुर्सी टेबल्स रखी हुई थी। मैं अपने क्लीनर को आवाज देता हुआ हर कमरा चेक कर रहा था कि तभी एक कमरे के पास पहुंचकर मेरे कदम थम गए, क्योंकि उस एक कमरे में मैंने किसी को देखा। एक औरत दीवार की तरफ मुंह करके एक बेड के ऊपर बैठी हुई थी। उसने मरीजों वाला गाउन पहना हुआ था, बाल खुले हुए थे, सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी और मैं दरवाजे पर ही खड़ा था। मैंने उसे आवाज देने की कोशिश भी नहीं की। मैं उल्टे कदम पीछे की तरफ बढ़ा और वापस उस कॉरिडोर से चलता हुआ अस्पताल से बाहर की तरफ जाने लगा। तभी मुझे मेरे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, मानो जैसे कोई लोहे के पाइप को जमीन में रगड़ रहा हो। मैंने पलटक पीछे देखा। उस कॉरिडोर के आखिरी छोर पर वही औरत खड़ी थी और उसके हाथ में एक लोहे का पिचका हुआ सा टेढ़ा सा पाइप था। वह औरत एकदम स्थिर खड़ी होकर मेरी ही तरफ देख रही थी। बाहर से ट्रक की हेडलाइट सीधे उसके ऊपर ही पड़ रही थी और मैं उसे साफ साफ देख पा रहा था। वह एक अधेड़ उम्र की औरत थी। उसकी सिर्फ एक ही आंख थी। दूसरी आंख की जगह सिर्फ एक काला गहरा गड्ढा था। एक हाथ में उसने लोहे का पाइप पकड़ा हुआ था, लेकिन उसका दूसरा हाथ थोड़ा अजीब था। उसका दूसरा हाथ नॉर्मल से ज्यादा बड़ा था और वह हाथ उसके घुटने तक पहुंच रहा था। फिर मेरी नजर उसके पैरों पर गई। उसके पैर के पंजे भी नॉर्मल से बड़े और फैले हुए थे। उस औरत का शरीर बहुत ही ज्यादा विकृत था। मैंने वापस बाहर की तरफ रुख किया और मैं भागता हुआ ट्रक के पास गया और उसमें चढ़कर बैठ गया। मेरी नजर उस अस्पताल के अंदर ही थी। वह औरत अभी भी कॉरिडोर में ही खड़ी थी। अब तक मैं उसे सिर्फ एक जीती जागती औरत समझ रहा था, जो शायद अपने शारीरिक विकारों की वजह से मानसिक रूप से थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही थी। मगर उसके बाद जो हुआ उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। वह औरत मेरे देखते ही देखते एक पल में वहां से गायब हो गई। मैंने ट्रक की खिड़की से बाहर सिर निकाल के अस्पताल के अंदर कॉरिडोर में गौर से देखा। अब उस कॉरिडोर में कोई नहीं था। मैं जैसे ही वापस अपने ट्रक के अंदर अपनी सीट में बैठा, तब मुझे ऐसा लगा जैसे कोई ट्रक में चढ़ा है। मैंने पलटक अपने बगल में देखा। वह औरत ठीक मेरे बगल में बैठी हुई थी, ट्रक के अंदर मेरे साथ, ठीक उसी जगह में जहां पर मेरा क्लीनर बैठता था। वह उसी जगह में बैठी हुई थी। वो मेरी तरफ देखकर बहुत अजीब ढंग से मुस्कुरा रही थी। उसका चेहरा नजदीक से तो और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। उसकी एक आंख खोखली थी, उसमें मैग्स रंग रहे थे, मतलब उसमें कीड़े पड़ चुके थे जो उसके चेहरे पर भी रेंग रहे थे। इतने नजदीक से उस भयानक औरत को देखकर मेरा शरीर डर के मारे थर-थर कांप रहा था। वो औरत धीरे धीरे मेरे और करीब आने लगी। डर के मारे मेरा शरीर जम सा गया था। मैं हिलने की कोशिश तो कर रहा था, मगर मैं अपनी सीट से हिल नहीं पा रहा था। उस भयानक औरत का चेहरा अब मेरे चेहरे के एकदम सामने था। मैं पसीना पसीना हो चुका था। अपने दिल की डरी हुई धड़कनों को मैं साफ सुन पा रहा था। बस मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। अगर कुछ और देर तक मैं उसी तरह बैठा रहता तो शायद दिल का दौरा पड़ने से जरूर मर जाता। लेकिन उससे पहले ही मेरे पीछे से ट्रक का दरवाजा खुला और किसी ने मेरे दोनों कंधों को पकड़कर मुझे ट्रक से बाहर खींचा। मैं ट्रक से बाहर जाकर जमीन में धड़ाम से गिरा तो मुझे होश आया। वह मेरा क्लीनर था जिसने मुझे ट्रक से बाहर निकाला था। वह चिल्लाता हुआ बोला, उस्ताद भागो यहां से। इतना कहकर मेरा क्लीनर उस जंगल से बाहर की तरफ भागने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे भागता हुआ उस जंगल से बाहर एक कच्ची सड़क में आ पहुंचा। वहां पहुंचकर मेरे क्लीनर ने एक और इशारा करते हुए कहा, वो देखो उस्ताद, हमें उस तरफ जाना है। मैंने उस तरफ देखा। वहां कुछ दूरी पर एक और इमारत थी जहां लाइट्स जली हुई थी। हम दोनों भागते हुए वहां पहुंचे। वह भी एक हॉस्पिटल ही था, मगर वह चालू हालत में था। वहां पहुंचकर मैंने चैन की सांस ली। मैंने अपने क्लीनर से पूछा कि वह मुझे अकेला छोड़कर कहां चला गया था। तब उसने बताया कि वह सोच के लिए जंगल में गया था,
लेकिन जंगल में उसे दूर कुछ लाइट्स जलती हुई दिखाई दी। तो वह उन लाइट्स की तरफ बढ़ा तो पाया कि जिस हॉस्पिटल में वह सामान डिलीवर करने वाले थे वह वही हॉस्पिटल था। उस रात हम उसी चालू हॉस्पिटल में सुबह होने का इंतजार करते रहे। तब उस हॉस्पिटल में एक वार्ड बॉय ने हमें उस भयानक औरत और उस पुराने हॉस्पिटल के बारे में बताया कि 15 साल पहले उस हॉस्पिटल में एक नया डॉक्टर आया था। वह डॉक्टर तो बहुत अच्छा था, मगर इंसान थोड़ा अजीब था। वह रात रात भर जागता रहता और उस अस्पताल में भटकता रहता था, और कभी कभी रात में वह अपने केबिन में नई नई औरतों को लेकर आता था। ऐसे ही एक रात वो एक बेहद खूबसूरत औरत को अपने साथ उस हॉस्पिटल में लेकर आया। दोनों केबिन में ना जाने क्या करते रहे, लेकिन करीब रात के 2 बजे उस डॉक्टर के केबिन से उस औरत के रोने चीखने की आवाजें आने लगी। जब अस्पताल के बाकी मरीज और स्टाफ डॉक्टर के केबिन में पहुंचे तो पाया कि डॉक्टर अपने केबिन से गायब था और उसकी जगह उस केबिन में एक औरत बैठी रो रही थी। तभी कुछ देर में रोते रोते वह औरत जमीन में गिरी और बेहोश हो गई। कुछ देर में वह डॉक्टर अपने केबिन में आया और उसने बाकी स्टाफ से कहा कि उस औरत को एक अजीब बीमारी है, जिसके चलते यह कभी कभी पागलों जैसा बर्ताव करती है, इसीलिए इसे एक स्पेशल वार्ड में रखना पड़ेगा, बाकी मरीजों से अलग। बाकी स्टाफ ने वैसा ही किया। उसके लिए सबसे अलग एक कमरा खाली कर दिया गया, जहां एक बेड से उसे बांध कर रखा जाता था। दिन भर तो वह डॉक्टर बाकी मरीजों के साथ व्यस्त रहता था, मगर रात में वह उस औरत के साथ रहता था। वह डॉक्टर उस औरत के साथ कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसका मानना था कि इंसानी शरीर की शक्तियां असीम होती हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। इंसान चाहे तो एक हाथी को भी उठाकर पटक दे, बस उसके लिए इंसानी शरीर के जीन्स में कुछ बदलाव करने होंगे। इसी के चलते वह सिर फिरा। डॉक्टर औरतों को फंसाकर उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट में बलि का बकरा बनाता था, क्योंकि औरतें आसान शिकार होती थीं। उस डॉक्टर ने उस औरत के शरीर में ना जाने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए कि उसका शरीर शक्तिशाली तो नहीं मगर बदसूरत बनता गया। एक रात जब उस अस्पताल में सभी मरीज और स्टाफ सोया हुआ था, तब वह डॉक्टर एक नई औरत के साथ अपने केबिन में लूडो खेल रहा था। तब वह बदसूरत औरत अपनी रस्सियों को खोलकर अपने कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। वह अपने साथ एक लोहे का पाइप लेकर आई थी। वह लोहे का पाइप उसी बेड में लगा हुआ था जिस बेड से उस औरत को बांधा हुआ था। उस लोहे के पाइप को हाथ में लेकर वह औरत उस डॉक्टर के केबिन के बाहर जाकर खड़ी हो गई। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो डॉक्टर ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही वह लोहे का पाइप डॉक्टर के सीने को चीरता हुआ उसके शरीर के आपार हो गया और डॉक्टर एक ही पल में मर गया। अगली सुबह पुलिस आई और जांच और पूछताछ में यह सारी कहानी पता चली। वह औरत फिर कभी किसी को नजर नहीं आई, लेकिन उस दिन के बाद उस हॉस्पिटल में रहस्यमयी मौतें होने लगी और धीरे धीरे करके यह अफवाह फैल गई कि वह हॉस्पिटल भूतिया है। उस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया और एक नया हॉस्पिटल बनवाया गया। कहते हैं कि आज भी उस पुराने हॉस्पिटल से कभी कभी उस औरत के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। उस वार्ड बॉय की यह सारी बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया कि मैंने जिस औरत को वहां देखा था वह वही औरत थी। अगली सुबह मैं और मेरा क्लीनर डरते घबराते हुए अपने ट्रक के पास गए, जो उसी भूतिया हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था। हमने फटाफट अपना ट्रक स्टार्ट किया और नए हॉस्पिटल में सामान लीवर करके हम तुरंत वापस अपने घर की तरफ चल दिए। आज भी उस भयानक औरत को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह अगली कहानी राजेश की है। राजेश एक हाईवे में पंक्चर जोड़ने का काम करता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उसकी दुकान के पीछे ही उसका कमरा था। दिन के वक्त तो उसे काफी काम आया करता था, टायर में हवा भरवाने का, पंक्चर जोड़ने का, जिसमें उसे शाम हो जाती थी। इसलिए उसने दुकान के पीछे ही एक झोपड़ा बनवा लिया था, जिसमें वह रात में सो जाता था। घर उसका वहां से दूर एक गांव में था। आने जाने में उसे काफी वक्त लग जाता था, इसलिए राजेश रात में वहीं दुकान में ठहर जाता था और कभी कभी रात में भी कोई ग्राहक आ जाता था, हवा भरवाने के लिए या पंक्चर जुड़वाने के लिए। वैसे राजेश को यूं की मरम्मत करना भी आता था, इसलिए उसका काम अच्छा चल रहा था। एक रात राजेश अपनी दुकान बढ़ाकर पीछे झोपड़े में जाकर सोया हुआ था कि तभी उसे अपनी दुकान के बाहर किसी ट्रक के रुकने की आवाज सुनाई दी। राजेश लेटा ही रहा। उसे लगा शायद कोई ऐसे ही रुका होगा, क्योंकि उसकी दुकान के बाहर काफी जगह थी। वहां पर अक्सर गाड़ी वाले अपनी गाड़ी रोककर
थोड़ा सा आराम भी कर लिया करते थे और फिर आगे बढ़ जाते थे। मगर उस रात ऐसा नहीं था। कोई आया और राजेश की दुकान के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। वह जो भी था वह दरवाजे को ऐसे पीट रहा था मानो जैसे उसके सर पर कोई बड़ी मुसीबत आन पड़ी हो। राजेश तुरंत बिस्तर से उठा और झोपड़े से बाहर निकलकर अपनी दुकान के पास गया। मगर वहां पहुंचकर उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। दरवाजा पीटने वाला ना जाने अब कहां चला गया था। पर वहीं उसकी दुकान के सामने एक ट्रक खड़ा था। राजेश उस ट्रक के पास गया। उसने ट्रक का दरवाजा खटखटाया, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो राजेश ट्रक के ऊपर चढ़ा और उसने खिड़की से अंदर झांक कर देखा। उस ट्रक के अंदर भी कोई नहीं था। ट्रक की चाबी अभी भी ट्रक में ही लगी हुई थी। राजेश ट्रक से नीचे उतरा। उसने ट्रक के ड्राइवर को आवाज दी, मगर कोई जवाब नहीं आया तो राजेश वहीं एक पत्थर के ऊपर बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगा। तभी उसे अपनी दुकान के बगल वाले जंगल में किसी के भागते कदमों की आवाज सुनाई दी। सूखे पत्तों के चरमरा की आवाज से उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी ही तेजी से अंदर जंगल की तरफ भागा हो। राजेश ने टॉर्च की रोशनी अंदर जंगल में डाली, मगर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो किसी भागते जानवर के कदमों की आवाज नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दो पैरों में भाग रहा था। राजेश ने सोचा कि वापस कमरे में जाना बेहतर होगा। किसी को मदद चाहिए होगी तो वह वापस आके फिर से दस्तक देगा। ऐसा सोचकर राजेश वापस अपने कमरे में जाकर सो गया। कुछ देर में राजेश की आंख लग गई, मगर फिर से उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। राजेश गुस्से से उठा। उसे लगा शायद कोई उसे बस परेशान कर रहा है। वो गुस्से में अपने कमरे से बाहर निकला तो देखा कि सुबह हो चुकी थी। अच्छा खासा उजाला हो चुका था। वह दुकान के सामने गया तो देखा दो पुलिस वाले खड़े थे। उन्हें देखते ही राजेश पहले तो सकपका गया। पुलिस वालों ने राजेश से पूछा कि बाहर खड़ा वह ट्रक का ड्राइवर कहां है। राजेश ने कहा, पता नहीं साहब, वो ट्रक कल रात से वहां खड़ा है। पुलिस वाले ने फिर पूछा, अच्छा तुमने देखा नहीं, वह कहां गया? उसके साथ एक लड़की भी थी, कुछ मालूम है उसके बारे में? राजेश बोला, साहब मैंने किसी को नहीं देखा, वैसे क्या बात है? साहब तब पुलिस वाले ने राजेश को बताया कि एक साइको ट्रक ड्राइवर एक लड़की को उठाकर यहां इस जंगल में ले आया है। बहुत खतरनाक है। वह आदमी 13 लड़कियों को मारकर उनके टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक चुका है। राजेश यह सुनकर हैरान रह गया और बोला, साइको किलर? बाप रे, वो आदमियों को तो कुछ नहीं करता। ना साहब, पुलिस वाला बोला, आदमियों के साथ क्या करता है हमें नहीं मालूम, पर वह सिर्फ औरतों को ही मारता है। सिर्फ औरतों से ही उसे कोई रंजिश है, राजेश बोला। वैसे साहब, मैंने कल रात किसी को उस जंगल में भागते सुना था। मैं देख नहीं पाया था कौन था, पर उसके भागते कदमों की आवाज को मैंने साफ साफ सुना था। साहब, वो उस तरफ। साहब, वह जंगल देख रहे हैं। हां, वह उसी रास्ते में भागते हुए अंदर गया था। आप वहां जाकर देख लीजिए साहब, शायद आपको वहां कुछ मिल जाए। वह दोनों पुलिस वाले उसी रास्ते में चलते हुए जंगल के अंदर घुसे जिधर राजेश ने बताया था। काफी अंदर चलते रहने के बाद उन्हें जंगल के अंदर एक लाश मिली, एक लड़की की लाश जिसके शरीर में जगह जगह पर चाकू के गहरे गहरे घाव थे। तभी राजेश भागते हुए उन दोनों पुलिस वालों के पास आया। उसके सिर में चोट लगी हुई थी, उससे खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था राजेश के ऊपर किसी ने हमला किया है। राजेश पुलिस वालों से बोला, साहब, वह आदमी, उसने मुझे भी मारने की कोशिश की। मैं बड़ी मुश्किल से उस पर काबू पाकर उसे रस्सियों से बांध कर आया हूं। अब जल्दी चलो साहब, उसे मार दो, वरना वह आजाद होकर हम सबको मार देगा। साहब, दोनों पुलिस वाले वापस राजेश की दुकान की तरफ भागे। उनके लिए उस साइको किलर को हिरासत में लेना बेहद जरूरी था, क्योंकि अगर वह भाग जाता तो फिर ना जाने वह कितनी और लड़कियों को मौत की नींद सुला देता। इसलिए दोनों पुलिस वाले वहां पहुंचे तो देखा वहां पर एक आदमी खुद को रस्सियों से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसके मुंह पर टेप चिपकी हुई थी। पुलिस वाले ने उसके ऊपर पिस्तौल तानी और कहा, चुपचाप बैठा रह, हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। मगर वह आदमी खुद की रस्सी खोलने में कामयाब हो गया और वह दौड़कर राजेश की तरफ लपका। मगर तभी पुलिस वाले ने उस पर एक गोलियां चला दी। वह आदमी दूर जाकर जमीन में गिरा और मर गया। पुलिस वाला उसकी लाश के पास पहुंचा और उसने उसके मुंह पर चिपकी हुई टेप हटाई तो जो देखा वह देखकर उसके होश ही उड़ गए। उनके सामने मरा हुआ आदमी राजेश ही था, हूबहू।
राजेश दोनों पुलिस वालों ने अपने साथ खड़े राजेश की तरफ देखा और पूछा, अब यह क्या है? ये तुम्हारा जुड़वा भाई था क्या? राजेश बोला, हाँ साहब, ये रमेश है, मेरा जुड़वा भाई। रमेश शुरू से ही पागल किस्म का आदमी था साहब। 8 साल पहले घर छोड़कर कहीं भाग गया था। आज सुबह जब मैंने आपको जंगल में भेजा तब इसने मुझ पर पीछे से हमला कर दिया साहब। यह मुझे भी मारना चाहता था, इसलिए बड़ी मुश्किल से मैंने इस पर काबू पाया और इसे रस्सियों से बांध दिया। अच्छा किया आपने इसे गोली मार दी, वरना यह इतना शातिर है कि जेल से भी भाग जाता साहब। दोनों पुलिस वाले ने रमेश की लाश को कब्जे में लिया और जंगल में बरामद लाश को भी कब्जे में लेकर वापस शहर चले गए। अब राजेश एकदम खुश था क्योंकि अब वह निश्चिंत था। उसे अपने भाई से अब कोई खतरा नहीं था। राजेश ने अपने सिर के खून को पानी से साफ किया। उसके सिर में खून तो था मगर कोई घाव नहीं था। बड़ी अजीब बात थी क्योंकि उसके सिर में ऐसा लग रहा था जैसे कोई चोट लगी थी, मगर अब सिर में कोई घाव नहीं था। तभी उसकी दुकान के पीछे बने उसके छोटे से कमरे से बर्तन गिरने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर राजेश की भौएं सिकुड़ गई। उसकी आंखों में गुस्सा दिखने लगा। वह फुफकाता हुआ दुकान के पीछे कमरे में गया। उसने लात मार के दरवाजा खोला। सामने जमीन पर बिछे बिस्तर के ऊपर एक लड़की बंधी हुई थी। उसके हाथ पैरों को कसकर रस्सी से बांधा हुआ था। राजेश उसे देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, अगर तूने 2 मिनट पहले यह हरकत की होती और पुलिस वालों को पता चलता कि तू अंदर कैद है, तो मां कसम तेरी वजह से मैं उन दोनों पुलिस वालों को भी मौत के घाट उतार देता। पर अच्छा है, अब पुलिस मेरे पीछे नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरी जगह मेरा भाई मारा गया। अब मेरा केस क्लोज हो चुका है। अब मैं आराम से और लड़कियों को अपना शिकार बना कानून के साथ खिलवाड़ करूंगा, जैसा खिलवाड़ उन्होंने मेरे साथ किया। एक झूठी मक्कार लड़की की झूठी शिकायत पर मुझे जेल में डाल दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं अब कानून की नाक में दम ना कर दूं तो मेरा भी नाम रमेश नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनिए। मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।